हाँ भाई, राम राम। एक आप लोग सुबह है ना थोड़ा सा उठने की आदत डाला करो, है ना। जल्दी उठने की नहीं, क्लास में आए ना टीचर। ये थोड़ा सा सीखो इन चीज़ों को ना भाई। आप व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उस पोस्ट का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है, बाकी सारे बैचों में जाते हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से एक होता है ना। वो थोड़ा आगे से ध्यान रखना। वो कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा पर है, बट वो थोड़ा बड़ा बैच में आते हैं तब सुबह सुबह ही वो खुद का ही रेस्पेक्ट है, ध्यान रखना। गलत आदतें मत रखो लाइफ में, फिर ये आदत में आ जाएगा। पिछली फाइल लगा दी। कल हम बात कर रहे थे पुनर्बलन और दंड की। आ गए आप लोग? ठीक है, बैठिए, जल्दी बैठिए। तो पुनर्बलन और दंड में एक तो आपने ये बात समझी कि भाई जो अच्छा व्यवहार है जिसको हम दोबारा से बच्चे में लाना चाहते हैं, और अगर उसकी पुनरावृत्ति को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की। कभी भी अवांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। तुम्हें ये लगता हो कि पुनर्बलन हर जगह ही सही होता है, ये गलत वह होता है। अगर बच्चे ने गाली दी, तुमने दे दी चॉकलेट है, तो अगली बार अच्छी क्वालिटी की गाली और आएगी। समझ आई बात? तो इसका मतलब वहां पुनर्बलन नहीं देना है, वहां किसका उपयोग करना है? दंड का। तो जितना महत्वपूर्ण पुनर्बलन है उतना ही महत्वपूर्ण दंड भी है। ठीक है। तो अवांछित व्यवहार के लिए दंड का उपयोग है, उसको कम करना है। तो दंड चीजों को कम करता है, दंड बढ़ाता नहीं है। और अगर अवांछित व्यवहार कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वांछित व्यवहार अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि उसकी मात्रा कम होगी तो धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगा बच्चा। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है, बोलो, वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ क्या करते जाए, और यहां पर कुछ अलाभदायक को हटा दिया जाए, यहां पर कुछ अलाभदायक को जोड़ दिया जाए, दंड, और यहां कुछ लाभदायक को हटा दिया जाए। ये कंसेप्ट है। तो सकारात्मक पुनर्बलन में कुछ जोड़ना है, नकारात्मक पुनर्बलन में कुछ लाभदायक हटाना है, सकारात्मक दंड में कुछ अलाभदायक जोड़ना है। यहां अलाभदायक क्या कर रहे थे? हटा रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। यहां लाभदायक हटा रहे हैं, वहां लाभदायक क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। क्लियर? तो ये है, इसको अपन ये कल शायद पूरा लिखा नहीं था अपन ने। दंड लिखना है ना, तो हेडिंग डाले दंड, पनिशमेंट। ओके। और इसमें लिखें अवांछित व्यवहार की अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को
कम करने के लिए अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए दंड का उपयोग किया जाता है। दंड का उपयोग किया जाता है। दंड के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दंड के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। उसमें पहला लिखेंगे अपन सकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड लिखें। अवांछित व्यवहार अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए कुछ अलाभदायक ऑब्लिग कष्टकारक ऑब्लिग असंतोषप्रद संतोषप्रद नहीं, जिससे संतोष ना, असंतोषप्रद जोड़ दिया जाए। असंतोषप्रद जोड़ दिया जाए, जैसे थप्पड़ लगाना, डांटना, यह एक शब्द आता है निंदा करना। बच्चे ने कुछ किया, अरे यार बिट्टू इज ए बैड बॉय, बहुत बैड बॉय है ना। बच्चे को बातें चुभती हैं। अच्छा मैं बैड बॉय हूं, क्यों हूं? तू गाली दे रहा है, इसका मतलब मैं कल से गाली नहीं दूंगा तो मैं अच्छा बॉय हो जाऊंगा। बोला हाँ अच्छे बॉय हो जाओगे। इसका मतलब आपने बच्चे क्या की? देखो छोटी छोटी चीजों से समझ लिया, और बहुत भारी भरकम एग्जाम्पलों की जरूरत नहीं है। बहुत एक सेकंड रुकना भाई, ऑफिस से। हाँ तो अपने क्या क्या बच्चे की हल्की सी क्या की निंदा की। तो बच्चे को अपने या पीयर ग्रुप में या अपने दोस्तों के बीच में अगर आप उसका क्या करते हो, हल्की सी इंसल्ट करते हो, तो बड़ा वो एक प्रॉपर तरीके से लेता है। अच्छा इस वजह से मेरा ये हो रहा है ना। तो वो उस चीज़ को क्या करता है, सुधारता है ना, कि मुझे अच्छा दिखना है। इसका मतलब गलत व्यवहार को कम करने के लिए आपने उसकी क्या की, हल्की सी निंदा की। और निंदा करते ही बच्चे को लगेगा, उसको बुरा लगेगा। फिर वो पूछेगा क्यों भाई, इस वजह से तेरे को हम ये कह रहे हैं, ये कारण भी बताओ उसको। तो फिर बच्चा उसमें क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है ना। जैसे बच्चे ने ब्रश नहीं किया हो, ओके, तो अपन क्या कहते हैं, अरे यार आज तो तुम में पता नहीं क्यों अजीब से लग रहे हो। बोलो क्यों? शायद तुमने ब्रश नहीं किया हो, और ब्रश करना क्या है, नहीं करना बुरी बात है, और कल को तेरे को कोई लाइक नहीं करेगा, तेरे कोई दोस्त अपने साथ बैठाएंगे नहीं। अब बच्चा दूसरे दिन क्या करेगा, 2 बार ब्रश करेगा कई बार, तो उसको लगता है कि हाँ, वो फिर दिखाएगा और कि देखो मैंने ब्रश किया है। इसका मतलब आप अगर हल्का सा साइकोलॉजिकल बच्चे को ट्रीट करें, मैं कह रहा हूँ बच्चे को हाथ लगाने की, थप्पड़ मारने की आवश्यकता ही नहीं है।
बहुत और सारे ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और जिस तरफ चाहें उस तरफ घुमा सकते हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह में काम करके थक जाता था और स्कूल में जब वापस जाता था, छुट्टियां खत्म हो जाती थी, तब छुट्टी ले रखे थे, विदाउट पेमेंट होता था, तो मैं यांत्रिकता का शिकार हो जाता, मतलब मशीनता का, ये मशीनता ही हो जाती है। सुबह से शाम तक आप पढ़ाओ तो ब्रेन के पास कुछ नहीं बचता है सिर्फ आपके सब्जेक्ट के अलावा, क्योंकि आप कुछ देखते ही नहीं, और वो बहुत खतरनाक होती है, कंडीशनिंग आ जाती है दिमाग में। तो मैं पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के जाके बीच में खूब सारी टॉफ़ी लेके जाता उनके लिए, और उनके साथ जाके बैठकर और उनसे खूब मस्ती करता था, खेलता था उनके, उन नीचे फर्श पे बैठ के, और उनको मतलब ऐसे गोल घुमा देना, गुलाटी मरवा देना, वो मेरे साथ कोशिश करते ऐसा करके, और आधा पौन घंटे तक उनके साथ रहता मैं। भाई साहब, दिमाग का स्ट्रेस इतना जल्दी रिलीज होता, और अच्छी क्वालिटी का क्या होता, डोपामाइन और जो सीरोटोनिन है ये मिलता, सीरोटोनिन मिलता, डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता, कम हो जाता, और स्ट्रेस गायब। 4-5 दिन रहता, आधा पौन घंटा मैं उस क्लास में पक्का जाता। बच्चों को क्या मिलती, टॉफी मिलती और मस्ती करने को मिलती, उनको कोई मतलब ही नहीं किसी पढ़ाई से। 2017 में फिनलैंड एक ऐसा देश था जिसने 140 मिलियन डॉलर का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने लागू किया, और ये कहा कि हम आज से ऑनलाइन एजुकेशन करवाएंगे। और प्रत्येक, छोटा सा देश है फिनलैंड, ग्रीनलैंड के ऊपर जाओगे तो बहुत ही छोटा सा देश है। इसका देखी देखी नॉर्वे ने भी कर दिया, और सारे बच्चों के हाथ में क्या थमा दिए, टैबलेट थमा दिए, कि हम बस्ता किताबें वगैरह कुछ नहीं करेंगे। 4 साल तक देखा। 2021 में स्टडी आई कि बच्चों की अंगुलियां कमजोर हो गई हैं। एक बात, बच्चों की अंगुलियों में क्या रहने लग गया है, दर्द। उनके जो न्यूरॉन्स पॉइंट थे उनमें क्या आ गई है, सेंसेशन आ गया है। बच्चे आलसी हो गए हैं, बच्चे की यहाँ पर जो गर्दन दर्द वाला दर्द है वो शुरू हो गया, आंखें वीक हो गई हैं, इतने खतरनाक हेल्थ इशू आ गए बच्चे के अंदर। तो फिर उसकी वापस सीनेट ने क्या किया, एक प्रस्ताव वापस पारित किया कि सारे टैबलेट बच्चों के तोड़े जाएं, स्कूल में ये कहा कि क्रश किए जाएं, और सारे बच्चों को मैनुअल स्टडी, कोई ऑनलाइन स्टडी नहीं, 2021 में कोई ऑनलाइन स्टडी नहीं, प्रॉपर 100% क्या करवाया जाए कि लिखित में। बच्चों की लिखने की क्षमता खत्म हो गई थी। जब वापस से 3 साल बाद 2024 में फिर वापस स्टडी की गई तो पता चला कि बच्चे की क्या हो गई है, वापस से वो कैपेसिटी वापस आ गई है। और दुनिया के फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये स्विट्जरलैंड है, ये तीनों देश क्या है, हैप्पी इंडेक्स में पहले 3 नंबरों पे रहते हैं। और उनको पता चला कि हमारा तो सारा मामला ही खराब हो गया, हमने तो एक पूरी पीढ़ी को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। वापस से उनको क्या करवाया गया, ऑफलाइन एजुकेशन में डाला गया, और अब वो वापस से खुशहाल है। तो एक बात बता देता हूँ, मैं तो पहले भी बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं था, बट क्या करें, अपना देश ऐसा है और पैसा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और हमें इस चीज़ में ढलना होता है, ठीक है। और क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो इसमें ये भी बात होता है कि भाई आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। बट मैंने अपने आप को इस चीज़ से क्या रखा, दूर रखा, कि बहुत ज़्यादा मुझे इसमें, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा, और अपना अगर बच्चे को ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल बनाना चाह रहे हैं तो आप उस बच्चे को ख़त्म कर रहे हैं। अब उनके कक्षा 1 से 5 के सिलेबस में, 1 और 2 के सिलेबस में एक सब्जेक्ट डाला गया, एडवेंचर नेचर सब्जेक्ट, जिसमें क्या करवाएंगे, बच्चे से छोटे से घर बनवाएंगे मिट्टी के, बच्चे से लकड़ी तुड़वाएंगे, बच्चे छोटे छोटे घरौंदे बनवाएंगे, बच्चे को मतलब आग जलाना सिखाएंगे, चूल्हे के अंदर आग कैसे जलाते हैं, छोटे छोटे उनको ले जाएंगे पहाड़ पर, एडवेंचर करवाएंगे, उनसे छोटे थोड़ा बहुत खाना बनवाना सीखेंगे। दैट मीन्स वो बच्चा किसके नज़दीक जाएगा, नेचर के नज़दीक जाएगा। नेचर के नज़दीक जाएगा तो बच्चे की क्रिएटिविटी क्या होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। हम गांव में देसी खाना खाते हैं और वही चौकी ढाणी में जाके 1100 रुपये की टिकट देते हैं उस खाने के लिए, जबकि रोज गांव में ये बनता है। और बाजरे की रोटी और चटनी के लिए 1100 रुपये देते हैं वहां पर। मैं साथ वालों को लेके चला गया, नॉर्मली वो भी गांव से ही थे, बोले यार ये तो हम रोज ही खाते, को डंका खाना खिला देता। मैं इसलिए लेके गया कि उनको अच्छा लगेगा। लिटरली उन्होंने ये बोला, मैंने 5500 रुपये खर्च किए और उनको लगा कि यार क्या यार रोटी तो डंकी खिला लेता। कारण है वो
वहाँ क्या है, बाजरे की रोटी है, चटनी है, दलिया है, खिचड़ी है ना, ये सारे हैं देसी घी में। बट वो है क्या, बोले ये रोज ही खाते हैं यार, कोई ढंग की चीज खिला देता। मैं माथा मारा यार, इनको वो कहाँ से पकड़ लाया मैं। दूसरे दिन फिर मैं ले गया ढाबे पे, उनको बोला, तड़के वाला क्या बनवाया, पनीर बनवा के दिया, दाल बनवा के, हाँ बोला, आज मजा आ गया। वो खाते नहीं है ना इसलिए आज, अच्छा वो एक दो दिन ही अच्छा लगता है। बट वापस हम लौटेंगे किसकी तरफ, गांव की तरफ, ये देख लेना। वापस हम उस नेचर के आधार पर जाएंगे जब तक अपन ये नहीं देखेंगे। गांव के आदमी, ये जो आरओ सिस्टम आया है ना पानी वाला, इसने कैल्शियम और मैग्नीशियम को और फास्फोरस को खत्म कर दिया हड्डियों में से। अब पिल्स खाते रहो कैल्शियम की, इससे किडनी स्टोन बनता है। जबकि पहले आरओ नहीं था, तब तक राजस्थान के व्यक्तियों के अंदर कहीं पर भी बोन डेंसिटी में कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती थी। अभी भी जैसलमेर बाड़मेर के लोगों में बोन डेंसिटी आज के 18 साल के युवा से ज़्यादा है 70 साल के व्यक्ति को, कैल्शियम डेंसिटी। कारण है, आरओ का पानी नहीं पीते हैं वो, और सिंपल पानी वो पीते हैं, उसमें कैल्शियम जाता रहता है। हम टेबलेट खाते रहे, 600-700 रुपये का पूरा पैकेट आता है, उसको खाओ रहो 1 महीने तक, तब जाके आपका कैल्शियम पूरा होगा। उससे सीधा सीधा क्या हो रहा है, स्टोन के वो स्टोन हो रहा है आपका किडनी में। जाना पड़ेगा अपने को वापस। तो कम से कम एक काम करो, वीक में 7 दिन में से 2 दिन चाहे पानी अच्छा लगे या न लगे, टैप वाटर पियो, टूटी का पानी नॉर्मल। अब लगेगा थोड़ा कैजुअल, लेकिन बात सही बोल रहा हूँ मैं। हालांकि टेस्ट नहीं आएगा उसको मैं आपको, बट वो 2 दिन पीने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत तो पूर्ति होगी मिनरल्स की, क्योंकि वो वाटर मिनरल वाला है पानी है ना, और आप जो पी रहे हो वो टीडीएस काट के है। खैर कोई बात नहीं, इस पे वापस आते हैं। नंबर 2 लिखो, नकारात्मक दंड। नकारात्मक दंड अवांछित व्यवहार को अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए, अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए कुछ लाभदायक को हटा लिया जाए। कुछ लाभदायक को या संतोषप्रद को क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए। संतोषप्रद को हटा लिया जाए, हटा लिया जाए। जैसे वेतन कटौती, पैसों में क्या कर दिया जाए व्यक्ति के, वेतन कटौती। दूसरा है पदावनति, पदोन्नति नहीं, नीची पोस्ट पे ला देना, पदावनति। क्या करना, पदावनति, ये तो क्लियर। तो हमारा देखो क्या हो गया, एक तो अभी प्रेरक हो ही गए, ये कबूतर वबूतर हो ही गए थे सारे, उड़ाई दिया कल है ना, चूहे के करंट लगे गया था। ओके, अब नेक्स्ट सेगमेंट आएगा आपका पुनर्बलन अनुसूचियां, री इंडेक्स या शेड्यूल्स बोल दो, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो पुनर्बलन अनुसूचियां, री इंडेक्स या री शेड्यूल। पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार की होती है। एक होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची, सतत हाँ, सतत पुनर्बलन अनुसूची। और एक होती है असतत या अनिश्चित पुनर्बलन अनुसूची।
ठीक है, ओके। और ये असतत पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार से, एक है अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, क्या है, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, और एक है आनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची ये तो इंटरवल वाली है, इंटरवल रीइंफोर्समेंट इंडेक्स, और ये है आनुपातिक रेशियो रीइंफोर्समेंट इंडेक्स। याद रखिएगा, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची समय के आधार पर होती है। अंतराल का मतलब अंतराल किस चीज का, समय का, टाइम इंटरवल के आधार पर, समय के आधार पर होती है। और ये वाली जो अनुसूची है वो क्रिया या कार्य के अनुपात पर, क्रिया या कार्य होने के अनुपात पर, कार्य की संख्या मान लो, है ना, अनुपात संख्या के आधार पर करेंगे कि भी 2 कार्य होने के बाद पुनर्बलन, 4 कार्य होने के बाद पुनर्बलन, या फिक्स 2 कार्य होने के बाद पुनर्बलन। और यहां पर किसको ले रहे हैं हम, टाइम को, और उधर है क्रिया के होने की दर। ठीक है, कितने काम किया उसके बाद आपने क्या दिया, पुनर्बलन दिया, ये चीज है। ओके, ये टेबल आपको आगे लाना पड़ेगा एक बार, है ना। अंतराल पुनर्बलन अनुसूची टाइम के आधार पर है, और अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची क्या है, आपके क्रिया या कार्य होने के दर के आधार पर है। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, वो एक और रखो आगे, है ना, इसको और रखो, इसको हटा दो। अंतराल पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार से है, इसको हटा लो भाई एक बार, देखना आराम से, ना लग नहीं जाए, उस साइड में आगे। अरे एक हेल्प कर दो भाई, वो चेयर को उधर खिंचा दो। इसको स्व विवेक कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये किलो के भाव नहीं मिलता, खुद का होता है ना, परिस्थिति के अनुसार लाना चाहिए उसको, स्व जागरूकता बोलते हैं इसको, है ना। ओके, जा कहाँ रहा है, यहाँ जा। अंतराल पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार से है, निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल मतलब फिक्स इंटरवल रीइंफोर्समेंट इंडेक्स, अंतराल निश्चित होगा। अभी समझाते हैं चारों को। एक है अनिश्चित अंतराल, या इसको बोलते हैं परावर्त्य, जो परिवर्तित हो, क्या बोलते हैं, परावर्त या परिवर्तनशील अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। पहले इस पे फोकस करते हैं, किसके आधार पर, ये पेन देना 3-4, 2 और दे, 2-3 और दे, अरे वापस दे दूंगा आपको। अब आप इस पे खड़े हो जाओ, एक लड़का और आ जाओ भी, गिर नहीं जाए, देख लेना। हाँ, तू आ जा, इस पे खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जा इस पे, चप्पल खोल के ना। अब देखो, पीछे रहना, हाँ। आपको ये एक पहला स्टेप लेगा, है ना, सिर्फ एक पाँव आगे बढ़ाना है, और पाँव को थोड़ा ठीक सा बढ़ाना है ना, छोटा सा नहीं है, खिसका दिया पाँव। ओके, तो अब ये क्या करेगा, पाँव को आगे बढ़ाएगा ना। देखो, इसने ये एक क्रिया की, और मैं अब काउंट कर रहा हूं, क्या काउंट कर रहा हूं, समय, सेकंड में। पहले क्रिया कर दी थे 1 2 3,
इसको पकड़ना तुम्हें ना। कितने समय अंतराल से दिए मैंने? 3। अब ये दूसरा पाँव लाएगा, क्रिया हो गई 1 2 और 3। समझ में आ रही बात? तीसरा पाँव लेके आओ, 1 2 और 3। चलो 1 2 और 3। इसका मीनिंग समझे? प्रत्येक अनुक्रिया के होने के 3 सेकंड पश्चात मैं क्या दे रहा हूं? पुनर्बलन दे रहा हूं। यस सर नो? समझ में आ गई बात? जब किसी अनुक्रिया होने के निश्चित समय अंतराल से पुनर्बलन की मात्रा दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। वापस चला जाओ उधर, है ना, ध्यान से, कहां पर मत गिरेगा नहीं, है ना इतना। ओके, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है। एक 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 कंसेप्ट और समझा देता हूं, फिर यही करेंगे अपन, है ना। अब थोड़ा चेंज देखना। पहला स्टेप लो बेटा, 1 2, मैंने 3 नहीं बोला ना, बट इसका हाथ आगे आ गया कि नहीं आ गया? इसे एक व्यक्ति था स्कोल्प, क्या नाम था? स्कोल्प। स्कोल्प ने यह बताया कि निश्चित समय अंतराल अनुसूची में जैसे ही पुनर्बलन देने का समय नजदीक आता है, जैसे देखना 1 2, मैंने 3 नहीं बोला, 2 तक तो इसने कोई मोमेंट नहीं किया, 1 2, और अब देखो देने का समय नजदीक आया कि नहीं आया? तो इसके अनुक्रिया के होने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ध्यान दो, निश्चित समय अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में जैसे ही निश्चित समय नजदीक आता है वैसे ही क्या हो जाता है? अनुक्रिया होने की दर, इसका हाथ क्या जाएगा? आगे आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? अनुक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसको स्कोल्पिंग प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? क्लियर है? स्कोल्पिंग प्रभाव कहते हैं। वापस जाओ बेटा उधर, है ना, पेन मुझे दे एक बार सारे। ओके, इसको उस साइड में रख दे यार, उधर रख दे। क्या बोलते हैं? स्कोल्पिंग प्रभाव कहते हैं। अब ध्यान दें, एक चीज क्लियर हो गई होगी शायद, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची क्लियर। दूसरा, अनिश्चित अंतराल या परावर्त्य अंतराल क्लियर है। अनसर्टेन मतलब हमें ये निश्चित नहीं करना है, वेरिएबल शब्द बोल सकते हो, वेरिएबल इंटरवल मतलब टाइम बदल रहा है। ओके, तो आपने पहला स्टेप लिया, लो 1 सेकंड बाद दे दिया। दूसरा स्टेप लो 1 2 3 4 5, समझ रहे बात को? तीसरा लो 1 2 3 1 2, क्लियर। अब नेक्स्ट लो, मैंने कोई बोला ही नहीं, क्या इसने समय का वेट किया क्या? क्योंकि इसके दिमाग में, वापस वहीं जाओ, मैं एक चीज समझा दूं, क्योंकि इसके दिमाग में बात चल रही है कि पुनर्बलन कभी भी मिल सकता है। पहले 1 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद, फिर 4 सेकंड बाद, और फिर मैंने कुछ बोला नहीं, तुरंत इसका हाथ क्या आ गया? आगे। इसको क्या लगता है कि पुनर्बलन कभी भी मिल सकता है? यस और नो? इसका मतलब इसके व्यवहार में क्रियाशीलता ज्यादा पहले वाले में ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, ये मोर एक्टिव है पहले की तुलना में। तो याद रखिएगा, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची कोई खास अच्छी पुनर्बलन अनुसूची नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो समय आएगा तभी आदमी एक्टिव होगा, उससे पहले वो एक्टिव नहीं होगा। जबकि इसके अंदर क्या है, इसके दिमाग में क्या कंडीशनिंग बन गई है, भाई साहब कभी भी मिल सकता है। तो ये सरकारी पेमेंट और प्राइवेट पेमेंट की तरह है। सरकारी पेमेंट में सबको पता है 2 तारीख को 1 तारीख को पेमेंट आएगा, तो 30 तारीख से पहले सरकारी आदमी एक्टिव ही नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट कोचिंगों में क्या होता है कि जितना काम करोगे उतना ही पेमेंट मिलेगा। ये सर नो?
और पेमेंट जब जरूरत हो तब ले लो, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपको मोर एक्टिव रहना पड़ेगा, पेमेंट कभी भी मिल सकता है। ये सर नो, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, ये शायद पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये अपन ने किस आधार पर किया था एक्सपेरिमेंट? समय के आधार पर, इंटरवल रखा था मैंने टाइमिंग का। यस सर नो? यहाँ तक क्लियर है? दिख तो रहा होगा यार क्या कर रहा हूँ, तभी तो दिख रहा है, फिर ठीक है। अब वापस दो मेरे को एक बार। अब हम किस पे बात करेंगे? अनुपातिक। तो अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक अंतराल अनुपातिक, सॉरी निश्चित अनुपातिक, फिक्स, क्लियर? और एक है अनिश्चित अनुपातिक, यानी कि प्रावर्त्य। अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले में टाइम लिया था ना, अब क्रियाओं को लेंगे। आपको छोटे स्टेप लेने, अब बड़े नहीं लेने, है ना? हाँ, और ना 3 में नाप देगा वहां तक। 1 2 3, 3 क्रियाएं हो गई। मैंने इसको क्या दे दिया? मैंने समय काउंट नहीं किया, मैंने स्टेप काउंट किए। ये रिस्पॉन्सेज हैं, क्रिया है, काम है। 3 काम हो गए कि नहीं हो गए? फिर चलो काउंट करो, 1 2 3। मीनिंग समझ में आ गया होगा शायद। निश्चित क्रिया होने के अनुपात, अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? हर 3 कार्य के बाद क्या दे रहा हूं? तो इसमें काम ज्यादा हो रहा है या समय ज्यादा हो रहा है? तो याद रखिएगा, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची की बजाय अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची ज्यादा अच्छी होती है। क्यों ज्यादा अच्छी होती है? इसमें कार्य ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीव ज्यादा एक्टिव है कि नहीं है? यस सर नो? अब समझ में आ गई बात? तो बताओ कौन सी अनुसूची ज्यादा अच्छी है? अनुपातिक। और अनुपातिक में कौन सी ज्यादा अच्छी होगी अपने आप बता दोगे आप? पीछे चलो बेटा, वो है ना, वापस। परेशान तो नहीं हो रहा ना? हाँ, वापस देना वो। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे चलना आपको ना। चलो चलो, समझ में आया कुछ? पहले 1 के बाद दिया था, दूसरा 4 के बाद दिया, फिर चलो 1 2। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? अनिश्चित कार्य के आधार पर मैं क्या दे रहा हूं? अब बताओ सबसे ज्यादा एक्टिव किस में रहेगा? अनिश्चित में, क्योंकि इसको लगता है तो लगातार काम करता रहे, कभी भी मिल सकता है। लगातार काम करता रहे, पुनर्बलन कभी भी मिल सकता है। देखना वापस पीछे जा, सेम इसी चीज पे करके देखते हैं ना। अब चलो, हाँ समझ में आ रही बात? मीनिंग समझ में आया? देखा, मैंने बस किया नहीं, बस इसको क्या लग रहा है? मिला, फिर चला, मिला, चला, मिला। इसका मतलब ब्रेन किसके साथ है? पुनर्बलन के साथ है कि मुझे लगातार क्या करना चाहिए? काम करते रहना चाहिए। शायद समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा था मैं। यस और नो? तो सबसे अच्छी पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है? अनिश्चित या प्रावर्त्य अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची सबसे बेस्ट है। और सबसे बेकार कौन सी है? निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। आप धीरे से आराम से नीचे आ जाओ ना, हो गया अपना काम। साइकोलॉजी को फालतू में बदनाम कर रखा है, कोई समझ में नहीं आती। ये मैथमेटिक्स की तरह है, बशर्ते कि आप उसको थोड़ा तरीके से लो और उसको ठीक ठाक ढंग से इसको पढ़ो। और साइकोलॉजी में थ्योरीज का जो पार्ट है ना, सिद्धांत, ये इतना अल्टीमेट है, मेरे को कभी ऐसा लगता ही नहीं कि इसको समझा नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट को इतना खलनायक बना देते हैं, क्यों इसको टफ बना देते हैं कि समझ में नहीं आता। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये टेक्निकल है बिल्कुल,
अब बताओ कौन सी टर्म समझ में नहीं आई और कौन सा प्रोसेस समझ में नहीं आया कि आप खुद करके देख रहे हो इसको, फिक्स बैठ गया कि ये गलत नहीं होगा। अब दूसरी मैराथन के अंदर मैंने 30 से 40 क्वेश्चन स्किनर के डाल रखे हैं, 11 अगस्त वाली में, 2024 वाले में। उन क्वेश्चंस को सोल्व करना, आप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा पूरा। और वो किसी लेवल के भी सवाल हो, आपके नेट लेवल तक के सवाल डाल रखे हैं मैंने उसमें, वहां तक के भी सोल्व हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो देखो, पुनर्बलन अनुसूचियां शब्द स्किनर ने दिया है। पुनर्बलन प्राचाल किस शब्द किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। पुनर्बलन अंतराल शब्द किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया है। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। ये ध्यान रखना आपको, मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? क्लियर है? इसको वापस रख दो, ये आप ले लो भाई, है ना? पकड़ो इसको। अब ये किसके कितने हैं? किसके कितने, ये आप ले लो ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? समयांतराल निश्चित है, इसमें समयांतराल क्या है? अनिश्चित है। इसमें अनुक्रिया की दर क्या है? निश्चित है। और इसमें अनुक्रिया की दर क्या है? तो सबसे अच्छी क्या है? अनिश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। और सबसे बेकार कौन सी है? निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। क्लियर है? तो ये अपन पहले इसको जैसे मैंने बना रखा है एज इट इज उतारना आपको, ना। इसी स्केलेटन में फिर मैं क्या करूंगा, सतत नहीं पढ़ते हैं ना, सतत का रोल नहीं होता है, क्योंकि वो सतत हो गई लगातार दे रहे हैं। और असतत में उसका व्यवहार क्या रहता है? ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपको अनिश्चित वाली पढ़नी है। मैंने वो सारा नहीं लिखा, आप सारा लिखना, है ना। निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, अनिश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, अप्रावर्त है। आप लोग कंप्लीट लिखना ना, और एक कंप्लीट ही लिखने की आदत डालो, अधूरापन मत रखा करो ना कॉपी में, और लाइफ में भी ऐसी टेंडेंसी बन जाएगी। सिद्धांतों वालों को कंप्लीट नहीं करना था।
अब इसमें दिक्कत, किसमें, इसमें इंटरवल री, और ये है रेशियो इन इन्फोर्समेंट। रेशियो मतलब अनुपात होता है ना, और इंटरवल का मतलब अंतराल होता है। अनिश्चित अंतराल या परावर्त्य अंतराल, मतलब परावर्त्य मतलब परिवर्तनशील। चाय बोल देना उनको ना, चाय। मैडम जी कॉपी बचा के कहाँ जाओगे? लास्ट वाली लाइन में कितनी लाइनें लिखोगे? अरे लास्ट वाली लाइन में 3 लाइन मत बनाया करो, है ना। तो आगे ले लेते ना, अगला पेज क्या कर रहा था, इसमें लिखना शुरू, यहाँ से लिखना शुरू कर देते। अब हल्के से हंस दो और मामला खत्म कर दो। गर्ल्स के पास प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन पता क्या है? हल्का सा हंसा और नीचे देखने लगे। अब तू जाने तेरा काम जाने, समझे या मत समझे, बात खत्म, हमने तो हमारा काम कर दिया है। अच्छा फिर ये मतलब ये जब आपने बताया सर मैं इसको सही कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ या नहीं नहीं ठीक है, बस इतने में मामला खत्म। मतलब अगला सोचे क्या सोचना है, मतलब हमारा काम नहीं है ये सोचने का, अगला सोचेगा ये तो क्या करने का। हो गया? लिखो, कहां से लिखेंगे? अंतराल पुनर्बलन अनुसूची से, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। पहले तो अगर आप ऊपर जगह बची जहां कुछ आपने लिखा है पुनर्बलन अनुसूची, उसका एक अर्थ लिख लो। पुनर्बलन अनुसूची का मतलब है, लिखें पुनर्बलन देने की व्यवस्था क्रम को। कहीं पर भी एक लाइन एडजस्ट कर दो। पुनर्बलन अनुसूची का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन देने की व्यवस्था क्रम को, पुनर्बलन देने की व्यवस्था क्रम को पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। सही है। हम यहां पर क्या दे रहे हैं? पुनर्बलन दे रहे हैं, उसका एक व्यवस्था क्रम ही तो समझाया ना किस प्रकार से देनी है। पुनर्बलन देने के व्यवस्था क्रम को, व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। अब पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। जैसे किताब होती है, हमारा किताब का पहला पेज होता है, उसमें अनुसूची दे रखी हो, इंडेक्स दे रखी होती है ना, तो वहां पर पाठों का क्रम दे रखा हो, कौन से पेज पे कौन सा पाठ आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पुनर्बलन देने का क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से हम पुनर्बलन दे सकते हैं बच्चे को, उसका क्रम व्यवस्था बताया हमने, उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। ठीक है। अब लिखो आप अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अंतराल पुनर्बलन अनुसूची लिखें। यह पुनर्बलन अनुसूची, यह पुनर्बलन अनुसूची
समय अंतराल पर आधारित होती है। समय अंतराल पर आधारित होती है। यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली लिखो, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची लिखो। इस पुनर्बलन अनुसूची में इस पुनर्बलन अनुसूची में प्रथम अनुक्रिया के 3 सेकंड पश्चात प्रथम अनुक्रिया के कितने 3 सेकंड पश्चात पुनर्बलन दिया गया। और अगली अनुक्रिया प्रस्तुत की गई। और अगली अनुक्रिया प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात फिर से 3 सेकंड बाद इसके पश्चात फिर से 3 सेकंड पश्चात पुनर्बलन दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक अनुक्रिया के 3 सेकंड पश्चात प्रत्येक अनुक्रिया की 3 सेकंड पश्चात पुनर्बलन दिया जाता है। अर्थात अनुक्रिया होने के निश्चित अंतराल से पुनर्बलन दिया जाता है। अनुक्रिया होने के निश्चित अंतराल से पुनर्बलन दिया जाता है। क्लियर? यहां पर आप एक नोट डालेंगे और एक शब्द लिखेंगे, स्कॉल्पिंग प्रभाव। क्या आ जाएगा? स्कॉल्पिंग प्रभाव। क्या बताया था कि निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में जैसे ही पुनर्बलन देने का समय क्या आता है, नजदीक आता है, तो अनुक्रिया होने की दर क्या हो जाती है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्कॉल्पिंग प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो लिखें, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में जैसे ही पुनर्बलन देने का
जैसे ही क्या पुनर्बलन देने का समय नजदीक आता है, समय नजदीक आता है तो अनुक्रिया होने की दर बढ़ जाती है। अनुक्रिया होने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस प्रभाव को स्कॉल्पिंग प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? स्कॉल्पिंग प्रभाव कहते हैं। क्लियर? नाउ नंबर 2 लिखेंगे, कौन सी है? अनिश्चित अंतराल। अनिश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची अनिश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची इसके अंतर्गत प्रथम अनुक्रिया के प्रथम अनुक्रिया के 2 सेकंड पश्चात प्रथम अनुक्रिया के क्या 2 सेकंड पश्चात पुनर्बलन कोमा दूसरी अनुक्रिया के 5 सेकंड पश्चात पुनर्बलन, कितना भी लिख लो ना, 5 सेकंड पश्चात पुनर्बलन, कोमा तीसरी अनुक्रिया के 1 सेकंड पश्चात पुनर्बलन दिया गया। एक सेकंड पश्चात पुनर्बलन दिया गया। इस प्रकार अनुक्रिया होने के अनिश्चित अंतराल से अनुक्रिया होने के क्या अनिश्चित अंतराल से पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन दिया जाता है। क्लियर? नाउ नंबर 2 क्या लिखेंगे? अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची। अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची यह अनुसूची देखें, यह अनुसूची अनुक्रिया के होने की दर, सही है क्या? अनुक्रिया के होने की दर या क्रिया के अनुपात पर, सही है, अनुक्रिया के होने की दर या क्रिया के अनुपात पर निर्भर करती है। अनुपात पर निर्भर करती है।
यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। उसमें पहले लिखेंगे निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, अनुपातिक, हाँ, निश्चित अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें लिखो, इसमें निश्चित अनुक्रियाओं की दर निश्चित अनुक्रियाओं की दर या निश्चित अनुक्रियाओं की संख्या के आधार पर निश्चित अनुक्रियाओं की क्या संख्या के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन दिया जाता है। भाई 1 मिनट दो मेरे को ना, फिर वो इसका आनंद नहीं आएगा ना। आप लोग भी बात कर लो, इधर उधर देख लो, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाएगा, है ना। कई देर हो गई गर्दन सीधी सीधी रखते हुए। हाँ, देना एक बार। हाँ भाई लिखें, इसमें निश्चित अनुक्रिया की दर या निश्चित अनुक्रिया की संख्या के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे जैसे आगे लिखना है, उसके जस्ट कंटिन्यू। जैसे प्रथम 3 अनुक्रिया होने के बाद प्रथम 3 अनुक्रिया होने के बाद ओके पुनर्बलन दिया गया। दे दिया। अगला पुनर्बलन भी
अगला पुनर्बलन भी पुनः 3 अनुक्रियाओं पश्चात ही, अगला पुनर्बलन भी, सही है क्या? अगला पुनर्बलन भी क्या पुनः 3 अनुक्रियाओं पश्चात ही दिया जाएगा। मैंने हर 3 काम किए थे, 3 स्टेप लेने के बाद क्या दिया था? पुनर्बलन दिया था। अगला पुनर्बलन भी अगली 3 अनुक्रियाओं पश्चात ही दिया जाएगा। क्लियर? अब हेडिंग डालो, आप बताओ क्या डालोगे? अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। अनिश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची। ओके, अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, या इसको प्रावर्त्य अनुपात भी बोल सकते हो, अनुपात बदल रहा हो। लिखें, इसके अंतर्गत अनुक्रिया के अनिश्चित अनुपात के आधार पर अनिश्चित क्या अनुपात के आधार पर या अनिश्चित अनुक्रिया के होने की दर के आधार पर, या आपने लिखा इसके अंतर्गत अनुक्रिया के अनिश्चित अनुपात के आधार पर या अनिश्चित अनुक्रिया के दर होने की दर, अनिश्चित अनुक्रिया के होने की दर के आधार पर, अनिश्चित अनुक्रिया के होने की दर के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है। पहले तो मैंने लिखा है अनिश्चित अनुपात के आधार पर, और उसी का दूसरा सेंस क्या निकलता है? अनिश्चित अनुक्रिया के होने की दर, मतलब अनिश्चित अनुक्रियाएं होंगी, उसकी दर के आधार पर अपन क्या करेंगे? पुनर्बलन देंगे। जैसे प्रथम 2 अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया गया, तत्पश्चात 5 अनुक्रियाएं संपन्न हुई, सही है? अनिश्चित कर दिया ना, 5 क्या हुई? अनुक्रियाएं संपन्न हुई, और फिर से पुनर्बलन दिया गया। और अंत में एक ही अनुक्रिया पश्चात, 5 अनुक्रियाओं पश्चात पुनर्बलन दिया गया। ओके, और अंत में क्या कर दिया? पहले 2, फिर 5, फिर 1, 5, 6, 7, 2, 11, कितना भी है ना, तो उसको आप क्या कर रहे हो? वेरिएबल अकाउंट में क्या दो? अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन दो। तो क्या लिखा अंत में? क्या? एक ही अनुक्रिया पश्चात क्या दिया गया? पुनर्बलन दिया गया। अर्थात अनिश्चित अनुक्रियाओं को पुनर्बलन का आधार मानते हैं। अनिश्चित अनुक्रियाओं को पुनर्बलन का आधार मानते हैं।
क्लियर? तो ये हो गया। अब एक प्रभाव आता है प्रीमेक प्रभाव। क्या आता है? प्रीमेक प्रभाव। और प्रीमेक प्रभाव में ऐसा है कि एक मजदूर काम कर रहा है और उस मजदूर को उस काम के मिलने हैं 500 रुपये मिलने हैं। तो मजदूर ने कहा कि साहब ये शाम तक काम पूरा होगा। मैंने 12 बजे के आसपास मजदूर को कहा कि अगर आप इसको 4-1 बजे तक कर दो ना तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। पहले पुनर्बलन की आवृत्ति कितनी थी? 500 रुपये। एक फ्रीक्वेंसी मानते हैं 500 रुपये को, ठीक है। पुनर्बलन की मात्रा क्या थी? कम। उसी कार्य के लिए मैंने अब पुनर्बलन की मात्रा को क्या कर दिया? डबल। तो मुझे ये बताइए, क्या अनुक्रिया की होने की दर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? इसी बात को किसने बताया था कि अगर बच्चा मोटिवेट होकर काम कर रहा है तो मोटिवेशन की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए, उसके कार्य होने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब समझ में आ गई बात? मतलब जैसे ही बच्चे का मोटिवेशन लेवल कम होने की ओर आए, होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा काम क्या होता है? पूरा होता है। तो काम पूरा पूरा होते होते होता क्या है कि अनुक्रिया की दर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारा काम पूरा होगा। काम पूरा होगा तो हमारा मोटिवेशन लेवल भी क्या हो जाएगा? कम। और अगर उसी दौरान आपका पुनर्बलन का मान और क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आपके अनुक्रिया की होने की दर क्या हो जाएगी? खेतों में मजदूर काम करते समय 3 बजे के आसपास मजदूर की क्या हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। फिर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर लाते हैं बीड़ी का बंडल और मीठे अच्छे तगड़े, ज्यादा मीठे की क्या लाते हैं? चाय। ज्यादा मीठे में होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज ब्रेन को सीधे क्या देता है? एनर्जी। ध्यान रखना, ब्रेन का फूड क्या है? फ्रक्टोज, मीठा। इसीलिए मीठा खाने के बाद में एक क्रेविंग होती है, वो आदमी समाप्त होती है, एक अलग सा फीलिंग आता है। आई बात समझे? तो मीठा भी जरूरी है हर चीज के लिए। अगर मीठा बिल्कुल खत्म कर दोगे तो डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर, पिरिमिडीन और प्यूरिन्स के साथ में तो बॉन्डिंग होती है ना फास्फेट के साथ में, तो उसमें एक घटक होता है क्या? शुगर, शर्करा, पेंटोज शुगर। अगर आप लाइफ में से आप शुगर को हटा दोगे, है ना, तो डीएनए का कंपोजिशन वीक होगा कि नहीं होगा? हम रूट कोज पे काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज पे काम नहीं करते हैं, बॉडी से उन चीजों को हटा रहे हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं। घी हटा दो, मीठा हटा दो, है ना, कोलेस्ट्रॉल हटा दो, है ना। अब आपने घी हटा दिया तो सोच के देखो, जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स का बेस प्रोडक्ट क्या होता है? साइंस पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। बेस प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में जमा फैट। अगर आप घी खाना ही बंद कर दोगे तो आपका हार्मोन बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। गाँव के लोगों को देखो, कोई बूढ़े तो घी पी जाते हैं, कोई हार्मोन बैलेंस नहीं खराब होता उनका। और घी का हलवा खा के और ऐसे करते हैं भाई साहब, और पूरा चिकनाहट होती है, उसको भी ऐसे करके बोलो मौज हो गई बोलो। उनको कुछ नहीं होता है, बट सुबह जाके खेत में क्या करेंगे? फिजिकल काम करेंगे, मामला खत्म। हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं? अच्छा इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटा दो। अरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो, फैट के बिना कैसे रखेगा बॉडी को? मतलब फैट टिश्यू चाहिएगा, वो जरूरी है। तो काम किस पे करना है? वो उसको यूज करना है। अब घी हटा दिया आपने, तो मीठा हटा दिया, सारी चीज हटा दी। मजदूर आदमी को 3 बजे के आसपास ज्यादा मीठे की चाय क्यों दी जाती है? प्रीमेक प्रभाव पर, क्योंकि उस समय उसका मोटिवेशन लेवल क्या होने होता है? डाउन। तो उसको क्या, एक तो बीड़ी पिलाते हैं, है ना, बीड़ी के अंदर क्या होता है? वो ड्रग होती है, वो नशा होता है। तो वो ब्रेन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को एक्टिव करेगा। और साथ में आपने ऊपर डोज दे दिया गहरे मीठे चाय का, छोटा कप नहीं, गिलास में देते हैं स्टील वाले में भर के। फिर तरोताजा, फिर काम की स्पीड देखना उसकी 3 बजे के बाद,
चाय पीने के बाद देखो काम की स्पीड होती है कि नहीं होती है। और इस दौरान अगर आपने ये कह दिया कि अगर ये 5 दिन में काम खत्म हो रहा है, 3 दिन में खत्म कर दोगे, तो आपको थोड़ा सा पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आपने प्रीमेक प्रभाव को काम किया और उसके मोटिवेशन की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसके पुनर्बल की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो काम होने की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बताया था डेविड प्रीमेक ने, और इसी को मोटिवेशन पुनर्बल में क्या कहते हैं, प्रीमेक इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है अनुक्रिया अनुक्रिया होने की दर के आधार पर, ठीक है, अगर कम आवर्ती का पुनर्बलन है और उसी समय हम अधिक आवर्ती का पुनर्बलन शामिल कर दें, तो अनुक्रिया के होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसे किसने बताया था, डेविड प्रीमेक ने बताया था, इसलिए इसको प्रीमेक प्रभाव कहते हैं। सीधा सा मतलब है आदमी धीरे चल रहा है, चल रहा है आराम से, और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, तेजी से चलेगा। समझ आ गई बात। तो वो बात है, मतलब एक एक गति से चल रहा है और मैंने पुनर्बल की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी, है ना। मैडम पानी पियो आप, हाँ पता है इसको क्यों पीना है ना। तो पुनर्बल की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी, तो तुरंत क्या हो जाएगा, अनुक्रिया होने की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिखो प्रीमेक प्रभाव। आपने कोशिश की थी ना अभी थोड़ी सी। प्रीमेक प्रभाव लिखो, इसे डेविड प्रीमेक ने बताया, मैं लिख देता हूं। क्यों, प्रीमेक प्रभाव, प्रीमेक इफेक्ट, इसे डेविड प्रीमेक ने बताया, डेविड प्रीमेक ने बताया। इसके अंतर्गत अनुक्रिया होने के दौरान अनुक्रिया होने के दौरान कम आवर्ती के पुनर्बलन कम आवर्ती के पुनर्बलन की बजाय कम आवर्ती के पुनर्बलन की बजाय अधिक आवर्ती का पुनर्बलन दे दिया जाए, अधिक आवर्ती का पुनर्बलन क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो अनुक्रिया होने की दर अनुक्रिया होने की दर बताओ क्या जाती है, बढ़ जाती है। अनुक्रिया होने की दर बढ़ जाती है, अनुक्रिया होने की दर क्या जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या हो गया, प्रीमेक प्रभाव। अब एक नोट और लिखेंगे अपन, इसमें कौन सी सबसे अच्छी अनुसूची है और कौन सी निम्न प्रकार की है वो लिखेंगे। तो सबसे बढ़िया कौन सी अनुसूची है, अनिश्चित अनुपातिक पुनर्बल, और निम्न प्रभाव की कौन सी है, निश्चित अंतराल। ठीक है, लिखो सर्वश्रेष्ठ अनुसूची सर्वश्रेष्ठ अनुसूची अनिश्चित अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची है। क्या है, अनिश्चित अनुपातिक पुनर्बलन अनुसूची है, जबकि सबसे निम्न जबकि सबसे निम्न अनुसूची निम्न अनुसूची कौन सी है, निश्चित
अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है, अनुसूची है। क्लियर? तो ये आपका ये टॉपिक भी क्या हो गया है, पूरा हो गया है। पुनर्बलन अनुसूचियां, ठीक है, हो ही गया। पुनर्बलन के प्रकार हो गए, अनुसूची होगी। अब आप हेडिंग डालो, स्किनर सिद्धांत का महत्व है। भाई उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके पुनर्बलन के प्रकार हो गए, पुनर्बलन अनुसूचियां हो गई। अब लास्ट में आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ स्किनर थ्योरी, पुनर्बलन स्किनर सिद्धांत का महत्व। स्किनर सिद्धांत का महत्व। उस महत्व में पहला शब्द हम समझेंगे चेनिंग को। किसको समझेंगे? चेनिंग। एक शब्द आता है आपका सेफिंग, आकृतिकरण। और इसको बोलते हैं श्रृंखलन। एक शब्द आएगा अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। एक शब्द आएगा टोकन इकोनॉमी। और एक आएगा माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। फिर इसका भाषा संशोधन के अंदर, ठीक है, और मतलब अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाने में 3-4 और हैं। चेनिंग की अगर बात करें तो चेनिंग का मतलब है श्रृंखलन, श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करना। अब इसको मैं आपको, जब मैंने आपको आंशिक क्रिया का नियम पढ़ाया है, थोंडोइक में मैंने आंशिक क्रिया का नियम पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा प्रस्तुत किया, प्रतिपुष्टि प्राप्त की, फीडबैक लिया था। याद आ रहा है कुछ? जुड़ो, वापस वहां जाओ, रिकनेक्ट करो माइंड को, बैक जाओ। थोंडोइक का पहला नियम मैंने बताया था आपको, बहुप्रतिक्रिया नियम। दूसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा बताया था मानसिक मनोवृत्ति, समरूपता का नियम और आत्मसात्मीकरण का नियम। तो दूसरे नियम के अंदर मैंने आंशिक क्रिया नियम बताया था, ठीक है ना? ओके। उसमें मैंने किया क्या था कि मैंने एक छोटा सा खंड किताब का, जिसको मैं सूक्ष्म खंड बोल रहा हूं, ये सूक्ष्म खंड मैंने क्या कर दिया, प्रस्तुत किया। और सूक्ष्म खंड की क्या की, प्रस्तुति की। और प्रस्तुति पश्चात मैंने प्रतिपुष्टि प्राप्त की। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है? फीडबैक। आपको समझ में आया या नहीं आया, इसकी जांच के लिए क्या लिया जाता है? फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव और क्या हो सकता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होगा ये बदलता है पुनर्बलन में। किस में बदलता है? पुनर्बलन में। और अब इस पुनर्बलन का उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं? नए खंड की प्रस्तुति करते हैं, नया खंड प्रस्तुत। यस। और इस नए खंड की प्रस्तुति पश्चात फिर से हम क्या लेंगे? फीडबैक।
और फीडबैक इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो फीडबैक है ये किस में बदलेगा? पुनर्बलन में बदलेगा। यस, इसका मतलब अगर हम स्किनर की माने तो हमें वांछित व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए जो हम सिखाना चाहते हैं। तो मैं जो किताब में आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, वही तो वांछित व्यवहार है। तो इसको पाठ के आधार पर ले लो या सही शब्दावली की बात करें तो वांछित व्यवहार ले लो। वांछित व्यवहार कभी भी एक साथ पूरा नहीं दिया जाता है, वो एक साथ समझ में भी नहीं आता है। वांछित व्यवहार का मतलब है जैसे मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये तुम चाहते हो पढ़ना या नहीं चाहते, यही वांछित व्यवहार हो गया, वांछित लर्निंग हो गई, है ना, वांछित अधिगम हो गया। तो वांछित अधिगम करने के लिए उस वांछित व्यवहार का छोटा सा टुकड़ा क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने वो प्रस्तुत कर दिया, आपने उसको क्या किया? गेन किया, सीखा। सीखा या नहीं सीखा इसके लिए क्या करोगे? टूल। टूल कौन सा? फीडबैक। ये लागू कर दिया। फीडबैक ये तय करेगा कि वांछित व्यवहार तुमने सीखा या नहीं सीखा। अगर आपने फीडबैक क्या दिया? पॉजिटिव दिया, इसका मतलब आपने वो व्यवहार सीख लिया, और वो सीखा गया व्यवहार ही तुम्हारे लिए किसका काम करेगा? पुनर्बलन का काम करेगा। देखो कई बार हाँ बताओ, ये बताओ, तुम बताते हो, ऐसे बताते हो। मैंने कहा बताओ सबसे सर्वश्रेष्ठ पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? मैंने तो जो सुनाया वो था, अब तुम जो बता रहे हो ना वो क्या दे रहे हो? फीडबैक। और फिर अब मैं कहता हूं हाँ भाई ठीक है, तो आपके दिमाग में एक मैसेज आएगा, हाँ यार मामला जच रहा है, थोड़ा सा जा रहा है कि नहीं जा रहा बात? हाँ अब ठीक है। जैसे जब कोई चीज नहीं समझ में आती है और फिर एक प्रयास करने के बाद वो चीज समझ में आती है तो ब्रेन खुद एक रिस्पॉन्स देता है, अब ठीक है। आता है कि नहीं आता दिमाग में ऐसा? वो जो रिस्पॉन्स आया है ब्रेन के द्वारा, ये बड़ा गजब का मोटिवेशन होता है, और वो आगे को सीखने के लिए क्या करता है? आधार बना देता है कि अब मैं आगे भी सीख सकता हूं। प्रभावित हो रहा है तुम एनवायरमेंट से? वाइट टी शर्ट हो रहा है ना? इधर आ जा, इधर आ जा, ध्यान रख। समझ गया ना? बुरा मत मानो भी, जो चीज है मैं वो तुरंत में बहुत हल्का सा, अगर आपकी पल के भी अलग तरीके से झपकी ना तो भी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। क्यों मैडम? सही बात है ना? इन्होंने ऐसे ही किया था। वो तुमने कोशिश, तुम वो काम मत करो जो तुम सफल नहीं हो पाओगे। अरे मेरी हाइट घस गई, पता नहीं, मजा, मैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ना, छोटा रह गया, घिस गया मैं इस पोडियम पे। पंद्रह से 20,000 बच्चे साल में पढ़ा देते हैं उत्कर्ष, ज्यादा ही पढ़ाता होगा। 12-13 साल हो गए मुझे, सेम रहा उत्कर्ष का काम। ऑनलाइन की तो संख्या ही छोड़ दो, लाख बच्चों से ऊपर ऑफलाइन चला गया हूँ मैं साथ में। कितने ब्रेन को, कितने फेस को मैंने स्कैन किया होगा, क्या क्या चलता होगा दिमाग में जब मैं तुम्हें देखता हूं तो क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं ना कि बरसात का मौसम है ना, मैंने एक वो लाइन सुनाई थी आपको, है ना, बरसातों से दोस्ती अच्छी नहीं होती गालिब, बरसातों से दोस्ती अच्छी नहीं होती गालिब, क्योंकि तेरा मकान अभी कच्चा है। इसको मीनिंग को समझो। अगर बरसातों से दोस्ती करोगे ना और मकान तुम्हारा क्या हो? कच्चा हो, तो मकान ही ढह जाएगा, ना रहेगी दोस्ती ना रहेगा मकान। मीनिंग को समझो, ये वावा वाला वो नहीं था, इसका अर्थ समझो क्या कहा मैंने। बरसातों से दोस्ती अच्छी नहीं गालिब, क्योंकि तेरा मकान अभी कच्चा है। भाई साहब नींव कमजोर है अभी, तो दोस्ती वाले सिस्टम पे मत जाओ, पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद लग जाओ, मकान पक्का हो जाए, सीमेंटेड हो जाए, तब दोस्ती कर लो। मैं वो टुच्ची शायरी यार वो तो कभी बोलता ही नहीं, आदत ही नहीं है, वो छिछोरापन होता है वो तो। इतनी गहराई तक भी मत समझना।
तो वो आप बोलिए, वक्तव्य दो, लेकिन उसका सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूं ही कुछ भी बोल दो। अरे ये लागू होती है अपने ऊपर। तो तब तक दोस्ती नहीं करनी है बरसातों से जब तक मकान पक्का ना हो जाए, है ना। वरना ना रहेगी बरसात, ना रहेगा मकान, ना रहोगे तुम, ढह जाएगा मामला सारा। क्या आ जाएगा? मौसम मौसम मकान पक्का होने के बाद। अच्छा, अब देख लो भाई कैसे क्या ले, तो इन बातों को मैं तो बोल दिया। हाँ, मकान पक्का कराओ, उसके बाद देखो फिर उसके मकान अंदर बैठकर फिर बरसात का आनंद लो, अलग ही आनंद है ना। उधर से झोंपड़ी टपक रही है, इधर बरसात आ रही है, फिर बरसात का आनंद नहीं है वो, उसको स्ट्रगल कहते हैं। हाँ, बाहर बालकनी में हो और पूरी आपकी बालकनी शीशे से कवर्ड और ट्रांसपेरेंट हो, फिर बरसात आ रही हो, आनंद, वो कॉफी पीने का अलग ही मजा आता है, साथ में कोई और हो, है ना। नहीं, अकेले भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी व्यवस्था नहीं है वो अकेला ही पिएगा, वो क्या करेगा। हाँ, फिर ये नेगेटिव फीडबैक आएगा, और नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, पुनः प्रस्तुत करवाएगा विषय वस्तु को। तो अगर वांछित व्यवहार नहीं सीखा गया तो वांछित व्यवहार को दोबारा से प्रस्तुत करना। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए, एक श्रृंखला बन गई, ये फिर दूसरी श्रृंखला बन गई, फिर ये क्या बन जाएगी, तीसरी। छोटे छोटे टुकड़ों में एक पूरी श्रृंखला सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। इसलिए स्किनर महोदय कहते हैं कि कभी भी पूरे व्यवहार को एक साथ मत सिखाइए, वो सीख नहीं पाएगा। उसको छोटी छोटी अनुक्रियाओं में क्या कर दो, प्रस्तुत कर दे। वांछित व्यवहार को धीरे धीरे बालक क्या हो जाता है, उस व्यवहार को पूरा सीख लेता है। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए, है ना। अचानक से मतलब सारा एक साथ ही, मतलब ये नहीं है कि जो सिखाना उसका हैवी डोज बच्चे को एक साथ दे दो, बच्चा उगल देगा, फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए छोटे बच्चे के साथ में ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इजी तरीके से होना चाहिए, साथ साथ में क्रमागत होना चाहिए, निश्चित क्रम में होना चाहिए, श्रृंखला के रूप में होना चाहिए। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। उसके बाद एक आती है सेफिंग। सेफिंग का मतलब होता है आकृतिकरण। मैंने क्या किया, सेफिंग के लिए दो घटक उत्तरदायक होते हैं। एक होता है विलंबित पुनर्बलन। क्या होता है, वो विलंबित पुनर्बलन। और एक होता है क्रमिक उपागम। क्या होता है, क्रमिक उपागम। मैं घंटी बजने के बाद क्या देता हूं, खाना देता हूं, तो कुत्ता क्या निकाल देगा, लार निकाल देगा। क्लियर। और मैं गाड़ी का हॉर्न बजने के बाद, गाड़ी का हॉर्न बजने के बाद जो खाना है उसको बहुत ज्यादा विलंब से कर देता हूं, तो खाना यहां पर पुनर्बलन का काम करेगा कि नहीं करेगा। थोड़े से अंतराल के बाद, 5 से 7 सेकंड के अंतराल के बाद अगर आप क्या दोगे, खाना दोगे, तो घंटी के साथ लार का अनुबंधन बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। यस सर, नो। और अगर आपने गाड़ी को हॉर्न के बाद में खाना देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसको विलंबित के स्थान पर विभेदी भी कर देते हैं। मतलब हमने अंतर कर दिया किसमें, एक अनुक्रिया के बाद हमने क्या दिया, पुनर्बलन दिया, और एक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन को क्या कर लिया, हटा लिया। तो धीरे धीरे जिस अनुक्रिया के साथ क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है, और जिस अनुक्रिया के साथ पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है, क्या कुत्ता दोनों में अंतर नहीं कर लेगा क्या। तो हमने क्या किया, एक तो ये प्रोसेस होगा, ये तो होगा विभेदी पुनर्बलन, डिस्क्रिमिनेटेड रीइंफोर्समेंट। हमने अंतर कर दिया किसमें, पुनर्बलन में। एक के साथ दिया, एक के साथ नहीं दिया। और क्रमिक उपागम का मतलब है कि घंटी बजने के लगातार क्रम में, इसके साथ तो लगातार क्या देते रहो, भोजन देते रहो, पुनर्बलन देते रहो, और इसके साथ लगातार पुनर्बलन क्या कर दो, हटा दो।
तो इसके प्रति तो रिस्पॉन्स आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसके प्रति रिस्पॉन्स ज्यादा गहराई वाला होगा अनुबंधन या कम होगा, क्योंकि एक तो हम इसके साथ पुनर्बलन दे रहे हैं और दूसरे के साथ पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं। तो दो अनुक्रियाओं के मध्य हमने क्या कर दिया, पुनर्बलन का अंतर डाल दिया, विभेदन कर दिया। और फिर उस जो जिसके साथ पुनर्बलन दे रहे हैं उसको तो लगातार दे रहे हैं, क्रमशः दे रहे हैं, यस और नो। और जिसके साथ पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अंत में क्या, चूहे के, इसके कुत्ते के मस्तिष्क में घंटी के प्रति लार निकालने वाला व्यवहार है, स्थायी रूप से आकृतिक रूप में बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर नो। इसका मतलब जो व्यवहार बच्चों को हमें सिखाना है उसके साथ तो क्या दे दो, पुनर्बलन दो, और पुनर्बलन लगातार देते रहो। अब समझिए, जिस व्यवहार को सिखाना है, मतलब बच्चे को मुझे पाँव छूना सिखाना है, बच्चे ने पाँव छुआ, मैंने क्या दी, चॉकलेट दी, बच्चे ने पाँव छुआ, मैंने चॉकलेट दी, बच्चे ने पाँव छुआ, मैंने चॉकलेट दी, यस सर नो। और बच्चे ने गाली दी, मैंने उसको चॉकलेट नहीं दी। देखो, फिर बच्चे ने एक तरफ पाँव छुआ, मैंने चॉकलेट दी, एक तरफ बच्चे ने गाली दी, मैंने चॉकलेट नहीं दी। पाँव छुआ, चॉकलेट दी, गाली दी, चॉकलेट नहीं दी। इसका मतलब मैं दोनों व्यवहारों में क्या कर रहा हूं, अंतर, यस सर नो। एक में पुनर्बलन दे रहा हूं, एक में पुनर्बलन, वांछित व्यवहार के बाद क्या दे रहा हूं, पुनर्बलन दे रहा हूं, अवांछित व्यवहार के बाद पुनर्बलन को हटा रहा हूं। मतलब अंतर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पुनर्बलन देने में अंतर, वो क्या हो गया, विलंबित या विभेदी। या तो देर से दे दो तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, है ना, या फिर क्या कर दो, उनमें अंतर कर दो, देना बंद कर दो। एक बात होगी। और अगर मैं उसने पांव छुए लगातार 10-12 दिन तक, मैं लगातार पांव छूने के बाद उसको क्या दे रहा हूं, पुनर्बलन दे रहा हूं, तो क्या पांव छूने का गुण उसके व्यवहार में स्थायी आ जाएगा या नहीं आएगा। अब अगर आप चॉकलेट नहीं भी दोगे तो बच्चा क्या कर लेगा, पांव छुएगा, उसके अंदर आदत निर्माण हो चुकी है। तो आकृति बन गई कि नहीं बन गई, पांव छूने वाला व्यवहार किस में बदल गया, एक सेफिंग में आ गया उसके ब्रेन के अंदर, और उसने उस चीज को व्यवहार के रूप में सीख लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेफिंग कहते हैं। मतलब वांछित व्यवहार के पश्चात पुनर्बलन दिया जाए और अवांछित व्यवहार के पास पुनर्बलन हटा लिया जाए, और वांछित व्यवहार के बाद पुनर्बलन को क्रमागत रूप से दिया जाए, तो धीरे धीरे वांछित व्यवहार की आकृति स्थायी हो जाती है और अवांछित व्यवहार की आकृति क्या हो जाती है, हट जाती है, या वो सीखना बंद कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेफिंग कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन दो को लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो लिखो, स्किनर सिद्धांत का महत्व। लिखो, इसमें पहला लिखें चेनिंग, चेनिंग या श्रृंखलन। चेनिंग या श्रृंखलन। और ये चेनिंग बना लो एक बार आप, 3 स्टेप बनाने हैं, ध्यान रखना, सेम स्टेप आएंगे। सूक्ष्म खंड की प्रस्तुति, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के 2 प्रकार, पॉजिटिव और पहले समझो है ना क्या बनाना है, प्रतिपुष्टि के 2 प्रकार, पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रतिपुष्टि को क्या बोलोगे, पुनर्बलन, और पुनर्बलन दोगे तो अगला खंड प्रस्तुत करोगे। सेम ऐसा कैसा खंड दोबारा बनाओगे, अगले खंड के बाद फिर एक बार और बनाओगे। तो एक 3 श्रृंखला, चेनिंग कभी 2 से नहीं होती, ध्यान रखना। जब 3 अवयव होते तभी चेन बनती है, 2 से चेन नहीं बनती है, याद रखना। हाँ, तो 3 बार कर लोगे ना तो उसको इस सीरीज में बोल देंगे अपन, है ना। ये कर लो, फिर उसके बाद में थ्योरी लिखवा दूंगा इसकी। पता नहीं आधा घंटे में स्किनर को कैसे पढ़ा देते हैं लोग, समझ से परे है। 10-12 घंटे में तो अधिगम वाली यूनिट को ही पढ़ा देते हैं। और ये कहते हैं अरे इतना समय थोड़ी लगता है, इसको तो जल्दी फ्री कर देना चाहिए। क्या है, तो यही तो पढ़ाना था। आधे 1 घंटे में तो स्किनर का इंट्रोडक्शन पूरा ना हो।
हो गया? लिखें? हो गया होगा? लिखो। इसमें वांछित व्यवहार को, हो गया होगा? जल्दी बनाओ तो फिर होगा, नहीं तो। नेगेटिव फीडबैक में आएगा पुनः प्रस्तुति। और फिर पुनः प्रस्तुति आएगी, उसके बाद फिर से क्या जाएगा? फीडबैक। ठीक है, एक पॉजिटिव वाली सीरीज लिख लो, फिर हो जाएगा। ओके, लिखो। इसमें वांछित व्यवहार को श्रृंखलावत तरीके से या श्रृंखलाबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक खंड की प्रस्तुति पश्चात आवश्यक प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। आवश्यक प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। प्राप्त प्रतिपुष्टि सकारात्मक होने पर इसका उपयोग पुनर्बलन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पुनर्बलन के रूप में किया जाता है। और नए खंड की प्रस्तुति की जाती है। और नए खंड की प्रस्तुति की जाती है। इस प्रकार वांछित व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करते हुए श्रृंखलाबद्ध रूप से सीख लेते हैं। श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं।
ठीक है, श्रृंखला के रूप में सीख लेते हैं। दूसरा शब्द लिखो, सेफिंग या आकृतिकरण। सेफिंग या आकृतिकरण। लेकिन इसके अंतर्गत दो घटक शामिल होते हैं। पहला है विभेदी पुनर्बलन, विभेदी पुनर्बलन या विलंबित पुनर्बलन। विलंब से दोगे भी तो विभेदन आ जाएगा, और नहीं दोगे तो भी क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा। विलंबित पुनर्बलन या क्या, विभेदी पुनर्बलन। और दूसरा है क्रमिक उपागम। उपागम का मतलब होता है साधन, अप्रोच। क्रमिक उपागम। पहला लिखें विभेदी पुनर्बलन। विभेदी पुनर्बलन। देखो, इसमें वांछित व्यवहार पश्चात पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन दिया जाता है और अवांछित व्यवहार पश्चात पुनर्बलन को अनुपस्थित रखा जाता है। अवांछित व्यवहार पश्चात पुनर्बलन को अनुपस्थित रखा जाता है। धीरे धीरे जीव वांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया जारी रखता है। सही है, वांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया क्या रखता है, जारी रखता है। और अवांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया बंद कर देता है। अवांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया बंद कर देता है। अर्थात दोनों व्यवहारों में एक कौन सा व्यवहार था, वांछित। देखो देखो, पढ़ो एक बार, इसमें क्या लिखवा है। जो बच्चे को सिखाना है उसके बाद तो क्या देना है, पुनर्बलन देना है, और जिसको नहीं सिखाना उसके बाद पुनर्बलन हटा लेना है। तो धीरे धीरे वांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी, और अवांछित व्यवहार के प्रति अनुक्रिया क्या रहेगी, बंद हो जाएगी। तो बालक दोनों व्यवहारों में क्या कर लेगा, अंतर करना सीखेगा। विभेदन का मतलब क्या होता है, अंतर करना। क्लियर। तो धीरे धीरे बालक क्या, दोनों व्यवहारों में अंतर करना सीख लेता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो आप, क्रमिक उपागम। क्रमिक उपागम। क्रमिक उपागम। क्रमिक उपागम। इसमें लिखो विभेदी पुनर्बलन पश्चात, मतलब आपने क्या कर लिया,
दोनों व्यवहारों में अंतर कर लिया। अब एक करना क्या है आपको, अंतर ये किया कि वांछित व्यवहार के बाद तो क्या दिया है, पुनर्बलन दिया है, क्लियर, और अवांछित व्यवहार के पश्चात पुनर्बलन को क्या किया है, हटा लिया, अंतर कर लिया। अब आपको क्या करना है कि एक के बाद तो दिया और एक के बाद क्या कर लिया, हटा लिया। तो जिस व्यवहार के पश्चात पुनर्बलन दिया है ना, उस व्यवहार को बार बार क्या करना है, क्रमिक रूप से दोहराना है और लगातार पुनर्बलन दिए जाना है। तो कुछ समय पश्चात वो व्यवहार स्थायी रूप से क्या कर लिया जाएगा, सीख लिया जाएगा। स्थायी रूप से सीखने का मतलब है दिमाग में क्या बन जाएगी, उसकी स्कीमा बन जाएगी, उसकी आकृति बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्या किया, एक के बाद तो व्यवहार के बाद तो पुनर्बलन दे दिया और दूसरे के बाद पुनर्बलन क्या कर लिया, हटा लिया, और फिर आपने प्रोसेस को ही क्या कर दिया, रोक दिया। तो कभी भी वांछित व्यवहार भी सीखा, क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव ही नहीं आया। बट अगर आप जो व्यवहार सिखाना चाहते हैं उसको लगातार एक सीरीज में क्रमिक रूप से क्या करो, बार बार क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे और बार बार क्या दोगे, पुनर्बलन दोगे, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा। एक दिन आपने बच्चे ने पाँव छुआ चॉकलेट दी, दूसरे दिन आपने बच्चे ने पाँव छुआ चॉकलेट नहीं दी, तो वो कभी भी पाँव छूना नहीं सीख सकता है। इसी चीज को ध्यान रखना। डॉक्टर ये कहता है कि दवाई पूरी लेना, क्योंकि कुछ डिजीज के अंदर रिजल्ट क्या आता है, 3-5 दिन की दवाई दी, 3 दिन की दवाई होने के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं, और अपन क्या सोच ले 2 दिन के बाद यार इसका तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उस दवाई को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये तो खराब है, इसको बंद करो। क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में क्या लगता है, टाइम लगता है, एंटीबॉडी बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो बॉडी को उस लेवल पर आकर फिर रिस्पॉन्ड करता है। बीमारी, दवाई बीमारी को सही नहीं करती है, दवाई बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और फिर इम्यून सिस्टम बॉडी को क्या करता है, सही करता है, और इम्यून सिस्टम को इंप्रूव होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। उसके बाद वो खुद शरीर उसको सही करता है, और अपन क्या करते हैं, दवाई को बंद कर देते हैं। इसका मतलब आपने पुनर्बलन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। तो बच्चे ने पाँव छुआ, छूने के बाद अब एक दिन दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लगातार 10 दिन तक कोई बच्चे से काम करो, उसको लगातार पुनर्बलन दो, 11वें दिन वो व्यवहार अपने आप सीख जाएगा। अब पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आदत में आ गया, और आदत में आ गया तो वही चीज के दिमाग में क्या होगी, स्थायी होगी, स्कीमा बन गई। आगे लिखो, क्या लिख रहे थे अपन, हाँ, कर्मिक विभेदन लिखे। विभेदित पुनर्बलन पश्चात, विभेदित पुनर्बलन पश्चात वांछित व्यवहार को क्रमिक रूप से, वांछित व्यवहार को क्रमिक रूप से बार बार प्रस्तुत किया जाता है। बार बार क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और पुनर्बलन दिया जाता है या पुनर्बलन जारी रखा जाता है। जिससे वांछित व्यवहार बताओ क्या स्थायी आकृति में बदलेगा या नहीं बदलेगा, जिससे वांछित व्यवहार स्थायी आकृति के रूप में, वांछित व्यवहार स्थायी आकृति के रूप में बदलने लगता है। स्थायी आकृति के रूप में बदलने लगता है। शुरू शुरू में आया, मैं जो वापस ज्वाइन किया उत्कर्ष से, तो मुझे एक बैच नंबर 5 मिला, L1 का बैच, और मतलब वो एक लाइन बोलते हमारे से, धरती उतरेड़ो बैच है ना, बिल्कुल जमा खत्म। और मेरे को मैनेजमेंट ने भी सलाह दी, मतलब गुरुजी इस बैच को थोड़ा सा आप लाइट लेना। लाइट लेने का मतलब थोड़ा हल्के में ही लेना, और ज़्यादा इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है ना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, है ना। तो मैं वो कुछ काम कर रहा था, पेपर वर्क कर, मैंने उनको कहा, मैंने उनको एक रेस्पेक्टिव हाँ की, बोला हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। और मैंने जाते ही
चार पांच बच्चों ने जैसे आर्गुमेंट या दांत निकालना या जयकारा लगाना, ये ठीक है, जयकारा लगाओ, लेकिन वो पार्ट ऑफ क्लास होता है। क्लास के बीच में आधा पौन घंटा हो गया, थोड़ी स्थूलता आ रही है, तब लगा लिया, एनर्जी आ गई, वो बात ठीक है। मैंने पहले दिन ही 10 लड़कों को क्लास से बाहर कर दिया। तो बच्चों ने सोचा ये अचानक से क्या हो गया, 2 मिनट रुको भी, टाइम नहीं हुआ है ना, इसी से संबंधित बता रहा हूँ। तो 2 दिन उनको लगा, बच्चों ने सोचा कि कल बैठा लेंगे, आते ही 10 को फिर बाहर कर दिया दूसरे दिन, ठीक है। तीसरे दिन भी 10 को फिर बाहर कर दिया। चौथे दिन वो 10 बाहर से अंदर आए, मेरे पास पांव छू लिए, बोले गुरु जी हम तो नहीं करेंगे। मुझे 10 एक दिन लगे उस बैच में, 4-5 लड़कों को बाहर बैठाया, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, और जो वो करते रहे मैंने उनको टॉलरेट किया, और मैं उसी व्यवहार पर लगातार बना रहा, ठीक है। अब धीरे धीरे लड़कों के दिमाग में जाने लग गया, ये इंसान अलग किस्म का है, ये नहीं सुधरने वाला है, इस पे कोई ढीठ है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं अपने नाटकों का, ठीक है, तुम्हें समझना। उसमें फिर गर्ल्स ने क्या क्या सपोर्ट भी किया, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी 10-12 लड़कों के ग्रुप से, बाकी लड़के सारे ठीक थे। हुआ क्या था कि उन लड़कों को पहले जो पूर्ववर्ती शिक्षक महोदय थे उन्होंने क्या लगा लिया था, मुंह लगा लिया था। आदमी बच्चों को मुंह कब लगाता है, या तो उसको अपने रिस्पॉन्स की चिंता होती है कि क्लास में रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन लड़कों को दोस्त बना लो जो नाटक करते हैं, उनके साथ बाहर चाय पीना भी शुरू कर दो, उनको गाड़ी में घुमाना शुरू कर दो। ऐसा हुआ, बच्चों ने बताया, बोले सर ऐसे होता है। मुझे बेटा अब नहीं होगा। और वो बैच फिर 3 महीने तक रहा, और उस बैच का मैं सबसे सुपीरियर टीचर रहा, सबसे पसंदीदा। और मैंने सिंगल बच्चे को मुंह नहीं लगाया, और तुरंत बाहर फेंकता था, लास्ट तक भी किसी ने नाटक किया तुरंत बाहर फिकवाया। मैनेजमेंट ने उस बैच की पूरी स्टडी करवाई कि ऐसा हो कैसे सकता है, 800 बच्चे बैठे हो और इतने आराम से आप पढ़ा के निकल के आ गए। फिर मैंने उनको पूरी स्टडी प्रोसेस बताया कि ये होता है कि हम खुद जब कमज़ोर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को साथ अपना लेते हैं, ठीक है। सुधारने की ज़रूरत सिस्टम की होती है, न कि खुद की। खुद आप सुधरे हुए तो कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बैच नंबर 5 बड़े सिस्टमेटिक, वरना पूरे मैनेजमेंट ने 5-5 बाउंसर रहते थे उसमें, टीचर की सुरक्षा के लिए, कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैंने सबसे पहले जाते हुए 5 बाउंसर हटा दी, तुम जाओ रेस्ट करो, सिंगल है वो, इतना तो मैं कुपोषण का शिकार भी नहीं हुआ ना, हाँ इतना तो। अब जिस जेनेटिक कुल में हम पैदा हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा शरीर में अपने आप ही रहता है गर्मी, तो है ना, तो मैं इसको जो हटाओ दिमाग से। और मैं वो बैच इतना, और फिर एक ट्रेड सेट होने लग गया, ठीक है, कि इसकी क्लास में रहना है तो पढ़ना ही है प्रॉपर तरीके से। और आज उन बातों को 18 महीने हो गए, 19 महीने हो गए वो शायद, पिछले मार्च की बात थी। और वो जब अगस्त सितंबर में गया साइकोलॉजी और मैनेजमेंट पढ़ के, मतलब उनके लगभग 150 घंटे मेरे साथ रहा, 3 महीने तक, ऐसे गज के जात हो गए थे बच्चे, हाथ जोड़ लिए, गुरु जी हमने सोचा था मजे ले लेंगे, बाकी टीचर के साथ कर रहे हैं, आपके साथ भी कर लेंगे। फिर वो टीचर क्या करता है, बच्चों की नहीं सुनता, वो अपना जो पढ़ाना होता है पढ़ाया, बच्चे करते रहो, जैसा था वो क्लास नहीं होती, वो एक तरीके से ड्यूटी पूरी करना होता है, वो फर्क आता है। तो टीचर बने, आपका क्लास पे पूरा ओवरऑल एकदम से पैनी निगाहें और पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा सांस भी आपकी परमिशन से ले, पल के भी आपकी परमिशन जाए, तब तो आपका डिसिप्लिन है, अदरवाइज कही गई आपकी क्लास, फिर आप यूं ही नाटक होते हैं, तो फिर आप टीचर नहीं है। तो ये बड़ा खतरनाक है सेफिंग वाला मामला। अगर आपने इसको रिजिड तरीके से थोड़ा सा कठोरता के साथ लागू कर दिया, जो सिखाना है उसके साथ पुनर्बलन दो, जो नहीं सिखाना उसके साथ दंड रखो या पुनर्बलन देना बंद कर दो, बच्चा हिलता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। कल मिलते हैं, कल थोंडोइक स्किनर खत्म हो जाएगा और हल भी लगभग खत्म हो जाएगा, हल पूरा करवा देंगे।